नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विगत कक्षा के अंदर हमने अध्ययन किया भाषा के स्वरूप के ऊपर। भाषा के स्वरूप के उपरांत हमें भाषा के कौशलों के ऊपर चर्चा करने का विचार हमारे द्वारा बनाया गया था, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि भाषा के कौशल, भाषा के सिद्धांत और भाषा शिक्षण के जो सूत्र हैं, ये तीनों एक विशेष स्थान अपना परीक्षा की दृष्टि से रखते हैं। हमने इन तीनों के लिए अंत के अंदर शिक्षण विधियों की समाप्ति के उपरांत अंत में एक अलग से कक्षा का आयोजन इन तीनों के लिए किया गया है। तो इनकी चर्चा भाषा के कौशल, भाषा के सिद्धांत और भाषा शिक्षण के जो सूत्र हैं, इनकी चर्चा हम शिक्षण विधियों के उपरांत अंत में करेंगे। कल हमने संस्कृत की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की थी। संस्कृत की शिक्षण विधियों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, परंपरागत शिक्षण विधियाँ और आधुनिक शिक्षण विधियाँ। परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने कल सबसे पहले पाठशाला विधि का अध्ययन कर लिया था। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही दूसरी शिक्षण विधि, जिसका नाम है भंडारकर विधि। भंडारकर विधि, भंडारकर विधि। इस विधि का नामकरण है इस विधि का नामकरण रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के नाम के ऊपर आधारित इस विधि का नामकरण किया गया है। और इस विधि के जो समर्थक हैं, इस विधि के समर्थक के रूप में वामन शिवराम आपटे, वामन शिवराम आपटे को माना जाता है। इस विधि की सबसे प्रमुख जो विशेषता है, इस विधि के अंतर्गत व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष बल दिया गया है। व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से केवल और केवल संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन हो, ऐसा इस विधि के माध्यम से हमें बताया गया है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि के अंदर पाश्चात्य पद्धतियों का अध्ययन अनुकरण करके पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों भाषा विज्ञान के सिद्धांतों तथा नियमों का सम्मिश्रण कर मिश्रण कर इस नवीन विधि का प्रवर्तन किया है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत और नियमों को इसमें समाहित करके एक नवीन विधि का प्रवर्तन रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय के द्वारा किया गया है। इस विधि में केवल
व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाने के कारण इस विधि में केवल व्याकरण और अनुवाद पर विशेष बल दिए जाने के कारण विशेष बल दिया जाने के कारण इसे व्याकरणानुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का ही भंडारकर विधि का ही दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं और समर्थक हैं, उन दोनों का ये मानना है कि गुरु के अभाव में भी यहाँ शिक्षण कार्य संभव है, क्योंकि छात्रों को जब व्याकरण और अनुवाद की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा तो व्याकरण और अनुवाद की प्रक्रिया के ज्ञान के उपरांत जो संस्कृत का विस्तृत साहित्य है, उस विस्तृत साहित्य का अध्ययन छात्र स्वयं करने में दक्ष हो सकेगा। ऐसा इस विधि के प्रवर्तक और समर्थक हैं वामन शिवराम आप्टे, इन्होंने स्वीकार किया। अगला, इस विधि के अंतर्गत इस विधि में व्याकरण और अनुवाद के साथ ही संस्कृत के विस्तृत भंडार का ज्ञान संपादित कर दिया जाता है। अर्थात व्याकरण के ज्ञान के साथ ही अनुवाद के साथ ही संस्कृत साहित्य का जो वो विशेष भंडार है, उस भंडार के ज्ञान को यहाँ पर संपादित करा दिया जाता है। इस प्रणाली में रटन प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। रटन प्रणाली का अभाव, इस प्रणाली में रटन प्रणाली का अभाव हमें मिलता है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय के द्वारा दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है मार्गोपदेशिका और दूसरी पुस्तक है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका है। मार्गोपदेशिका में 31 पाठ है। मार्गोपदेशिका में 31 पाठ है और संस्कृत मंदिरांतक में 26 पाठ समाहित है। आइए अब चलते हैं भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि की जो शिक्षण की योजनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण की जो योजनाएं हैं, इस विधि के अंतर्गत शिक्षण की जो योजनाएं हैं उस योजना पर हम चर्चा करते हैं। पहला है, इस विधि के अंतर्गत संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पर बल, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तथा
अंग्रेजी से संस्कृत भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी से संस्कृत भाषा में अनुवाद, अनुवाद पर विशेष बल दिया गया, अनुवाद पर विशेष बल दिया गया। तीसरा है शब्दकोश में वृद्धि। इसके अंतर्गत शब्दकोश में विशेष वृद्धि होती है। जब संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होगा तो छात्रों को संस्कृत के शब्द भंडार का भी ज्ञान प्राप्त होगा और अंग्रेजी के शब्द भंडार का भी ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात साथ के साथ ही शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ ही उसको व्याकरण के साथ विशिष्ट जो संस्कृत का साहित्य है उस साहित्य का भी परिचय प्राप्त हो सकेगा। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान 100 उदाहरण दिया जाता है, 100 उदाहरण दिया जाता है। अर्थात व्याकरण के जो तत्व हैं उन तत्वों की जानकारी उदाहरण के साथ ही बालक को दी जाती है। अगला है, इस विधि के अंतर्गत कम समय में संस्कृत का स्वतंत्र शिक्षण कराया जा सकता है और संस्कृत व्याकरण के साथ साहित्य का भी विशेष ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो सकता है, छात्रों को प्राप्त हो सकेगा। कुल मिलाकर के ये है कि ज़्यादा समय व्यतीत न होते हुए कम से कम समय के अंदर संस्कृत के व्याकरण के तात्विक ज्ञान तथा संस्कृत साहित्य का जो ज्ञान है वो छात्रों को आसानी से हो सकेगा। यहाँ पर एक चीज़ है, बिना साहित्य समावेश के जो शिक्षण है वो नीरस शिक्षण माना जाएगा। साहित्य शिक्षण के अभाव में, साहित्य समावेश के अभाव में, साहित्य समावेश के अभाव में शिक्षण नीरस माना जाएगा। अगला है, भाषा के कौशलों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कुछ दोष हैं, इनको दोष के रूप में हमारे द्वारा गिना जा सकता है, भाषा के कौशलों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। भाषा के जो कौशल हैं उन कौशलों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। भाषा के 4 कौशल हैं, आप सभी को पता होगा। पहला कौशल है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। भाषा के ये 4 कौशल हैं, 4 कौशल। और जब तक किसी बालक में चारों कौशलों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है तब तक उस बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस विधि के अंतर्गत समस्त नियमों की जगह
जो व्याकरण शास्त्र के जो समस्त नियम हैं उन नियमों की जगह जो अति आवश्यक नियम है उन नियमों का ही ज्ञान दिया जाता है। कहने का मतलब जब जिस नियम की आवश्यकता महसूस होती है उस नियम का ज्ञान छात्रों को तत्समय ही करा दिया जाता है, अन्य सभी नियमों का परिचय एक साथ नहीं करवाया जाता है। सभी विषय और सभी छात्रों के लिए ये जो विधि है वो अनुपयुक्त है, अर्थात अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये विधि अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल संस्कृत भाषा का ही अनुवाद कराया जाता है, संस्कृत से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से संस्कृत के अंदर। तो अन्य जो भी भाषाएं हैं, अन्य जो भी भाषाओं का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए ये उपयोगी नहीं है। हमारी शिक्षण विधियों का जो मूल तत्व है या मूल आवश्यकता है वो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए विशेष होती है, लेकिन यह जो विधि है यह विधि केवल और केवल माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ही उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं होगी। संक्षेप रूप के अंदर हम पुनः इस भंडारकर विधि का अवलोकन करें तो सार रूप के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से किसी भी पंक्ति से कोई भी शब्द उठा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि देखिए भंडारकर विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इस विधि के समर्थक है वामन शिवराम आप्टे, और इस विधि में व्याकरण और अनुवाद पर विशेष बल दिया गया है। पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का तथा नियमों का सम्मिश्रण करके इस नवीन विधि का प्रवर्तन रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय के द्वारा किया गया है, और व्याकरण अनुवाद के ऊपर विशेष बल दिया जाने के कारण इस विधि को ही व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण और अनुवाद के साथ संस्कृत का जो विस्तृत साहित्य का जो भंडार है उसका ज्ञान भी संपादित छात्रों को करा दिया जाता है। इस प्रणाली के अंदर रटंत जो प्रणाली है उस रटंत प्रणाली का आपको कहीं पर भी समावेश नहीं मिलेगा, अर्थात रटने की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव आपको मिलेगा। इस प्रकार की जो भंडारकर विधि है उसकी जो शिक्षण योजनाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पर बल दिया जाता है, अंग्रेजी से संस्कृत के अनुवाद पर विशेष बल दिया जाता है। शब्दकोश के छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। व्याकरण शास्त्र का ज्ञान उदाहरण के साथ ही दिया जाता है और कम समय में जो संस्कृत का जो स्वतंत्र शिक्षण कराया जा सकता है, और संस्कृत व्याकरण के साथ साहित्य का भी छात्रों को आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। साहित्य समावेश के अभाव के अंदर जो शिक्षण है वो नीरस होगा। भाषा के जो चारों कौशल हैं श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इन चारों कौशलों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। यह सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी शिक्षण विधि नहीं है, केवल और केवल माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ही यह विधि उपयोगी है। पहली विधि हमने पढ़ी थी कल, पाठशाला विधि। दूसरी विधि हमारी ये है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो इस विधि के प्रवर्तक हैं, उनके नाम के ऊपर आधारित भंडारकर विधि। इस विधि का ही दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। ये दोनों विधियां हमारी परंपरागत विधियों के अंतर्गत मानी जाती है। आइए अब हम तीसरी विधि का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तीसरी विधि हमारी यह है पाठ्य पुस्तक विधि। तीसरी विधि है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि परंपरागत विधियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है भंडारकर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। इस विधि को कहा जाता है, आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड
इस विधि को समझने से पूर्व हमें एक शब्द है समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। समर्पण मूल्य का अर्थ ये हुआ कि ऐसे जो छात्र हैं वो जो किसी अभाव के कारण, किसी समस्या से ग्रस्त होने के कारण, किसी कारणवश अध्ययन को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो छात्र हैं जो अध्ययन को बीच में ही छोड़ देते हैं, उन छात्रों के लिए उनका जो जीवन है, उस जीवन के अंदर जो उनका जो ज्ञान है वो उनके लिए कितना उपयोगी हो सकेगा, कितना उनके जीवन में वह काम आ पाएगा, इस विषय का ही नाम है समर्पण मूल्य। अर्थात बालक पूर्ण रूप से समर्पित होकर के किसी विषय विशेष का अध्ययन करता है और बीच और किसी कारणवश वो बीच में छोड़ देता है। छोड़ने के उपरांत जितना भी उसको पूर्व में ज्ञान प्राप्त है, वो ज्ञान उसके जीवन में कितना उपयोगी है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा समर्पण मूल्य के दौरान की जाती है। समर्पण मूल्य, ये जो समर्पण मूल्य है, इस समर्पण मूल्य की सुरक्षा, समर्पण मूल्य की सुरक्षा एवं जो पाठों का निर्माण करके पुस्तकें बना करके शिक्षण कराया जाना चाहिए, ऐसा इस विधि में बताया गया है। पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थकों ने ये कहा है कि ऐसे जो छात्र हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ करके चले गए हैं, उनको यदि पुनः अध्ययन की आवश्यकता महसूस होती है तो उनकी जो सुरक्षा है, उनको किस प्रकार से कि हम शिक्षण के लिए वापस से हम एक जगह जोड़ पाएँ, क्योंकि आपको पता है अध्ययन के अंदर एक बार बाधा उत्पन्न हो जाने के पश्चात पुनः एक तारतम्यता स्थापित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो ऐसे जो छात्र हैं, अर्थात समग्र छात्रों की स्थिति परिस्थिति को देख करके हमें क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनके योग्य पाठों का निर्माण करके पाठ्य पुस्तक निर्मित करनी चाहिए। अर्थात ऐसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो जिस पुस्तक के अंतर्गत समस्त प्रकार के छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षण के योग्य बनाया जाए, उनमें एक बार पुनः रुचि जागृत की जाए। अनुच्छेदों को समझने पर यहाँ पर विशेष जोर दिया गया है। अनुच्छेदों को समझने पर विशेष जोर देने के कारण यहाँ पर वाचन कौशल का विकास हुआ है। कुल मिलाकर के क्या है, अनुच्छेदों के ज्ञान पर तथा वदन कौशल पर बल विशेष जोर दिया गया है बोलने पर। और जैसा नाम से ही हमें ज्ञात है कि पाठ्य पुस्तक विधि है, तो कहने का मतलब ये इस विधि में जो शिक्षण का जो केंद्र होगा, शिक्षण का मूल जो केंद्र बिंदु होगा वो पाठ्य पुस्तक ही होगी। शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो पाठ्य पुस्तक ही होगी। नवीन शब्दों की, जब इस विधि के अंदर नए नए शब्दों की व्याख्या की जाती है, नवीन शब्दों की जो व्याख्या होगी, नवीन शब्दों की व्याख्या स्थानीय परिस्थिति के अनुसार, स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप मातृभाषा में ही नवीन शब्दों का जो परिचय है या उसकी व्याख्या है वो मातृभाषा के माध्यम से ही
कराई जाती है। इस विधि में पृथक से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है, अर्थात व्याकरण का जो ज्ञान है, व्याकरण शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान, व्याकरण शास्त्र के सूत्रों का जो ज्ञान है वह प्रसंग आने पर ही दिया जाता है। प्रसंग के आने पर ही, प्रसंग के आने पर ही दिया जाता है, अर्थात पृथक से छात्रों को शिक्षण के दौरान पृथक से व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है। यहाँ पर जो संस्कृत की जो शब्दावली है या किसी भी भाषा की जो शब्दावली है, उन शब्दावलियों का संग्रह आसानी से हो जाता है। शब्दावली संग्रह में वृद्धि, शब्दावली संग्रह में वृद्धि। निश्चित है, हम किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के नए नए शब्दों का ज्ञान हमारे को यहाँ आसानी से मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जब अनेक प्रकार के शब्द भंडार में वृद्धि छात्रों में होगी तो निश्चित है कि छात्रों में नवीन विषय को जानने के लिए, नवीन विषय या शब्दों या तथ्यों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी या हो जाएगी। निश्चित है, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के शब्द भंडार में निहित नए नए शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा और नए नए शब्दों के प्रयोग से नए नए शब्दों के अर्थ और उसके तत्वों की जानकारी प्राप्त करने की जो नवीन जिज्ञासा है वो छात्रों में उत्पन्न हो जाएगी। इस विधि में सार रूप में देखते हैं तो केवल और केवल अनुवाद का ही महत्व है, अनुवाद का ही महत्व है और अनुवाद के महत्व के कारण शिक्षण नीरसता से परिपूर्ण हो जाएगा और जो छात्र भी निष्क्रिय हो जाएंगे, छात्र भी निष्क्रिय होंगे। कुल मिलाकर के कोई विशेष महत्व पाठ्य पुस्तक का नहीं है। सार रूप के अंदर दो पंक्तियों में यदि हम पाठ्य पुस्तक विधि की चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक विधि को ही टेक्स्ट बुक मेथड नाम से जाना जाता है। समर्पण मूल्य के बारे में कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक विधि को पढ़ने से पहले समर्पण मूल्य की जानकारी हमें होनी चाहिए। समर्पण मूल्य का मतलब हो गया कि ऐसे कोई छात्र हैं जो किसी बाधा के कारण बीच में ही हम अपना अध्ययन छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए हैं या पढ़ाई छोड़ दी और पुनः वो वापस पढ़ना चाहते हैं, उनमें रुचि उत्पन्न होती है, तो उनकी सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा का अर्थ ये हुआ कि उनको शिक्षण के दौरान किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े और वो नियमित रूप से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए रखें। उनके योग्य पाठों का निर्माण करके इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए कि जिससे उनको शिक्षण में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। इस विधि में अनुच्छेदों के ज्ञान पर बल देने के कारण वाचन कौशल का ही विशेष विकास होता है। केवल वदन कौशल पर ही यहाँ विशेष बल दिया जाता है और जो शिक्षण का जो मूल केंद्र बिंदु है यहाँ पर केवल और केवल पाठ्य पुस्तक है ना। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीन ध्रुव है एक किसी भी शिक्षण प्रणाली के। यहाँ पर केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक होगी, अर्थात जैसा ज्ञान पाठ्य पुस्तक का होगा उस पाठ्य पुस्तक के अनुरूप ही शिक्षण कार्य अध्यापक के द्वारा करवाया जाएगा और अध्ययन का कार्य छात्र के द्वारा किया जाएगा।
नए शब्दों की व्याख्या स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप मातृभाषा में की जाती है, अर्थात उस परिस्थिति के अनुसार जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में उन नए नए शब्दों की जो व्याख्या है उनका स्पष्टीकरण मातृभाषा में दिया जाता है। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र का जो ज्ञान है वो प्रसंग आने पर ही दिया जाता है, अलग से कोई विशेष व्याकरण के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं दिया जाता है। शब्दावली में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। पुस्तक के अंदर अनेक प्रकार के पाठों के अंदर अनेक प्रकार के शब्द संग्रह होंगे जिसमें नए नए शब्दों की जानकारी छात्रों को मिलेगी, और जब नए नए शब्द छात्रों को मिलेंगे तो उनके अर्थ को, उनके तत्वों की जानकारी की जिज्ञासा छात्रों में उत्पन्न होगी। और अनुवाद के महत्व का कारण केवल और केवल, जैसे अनुवाद करना है, पुस्तक को पढ़ना है, इंग्लिश की पुस्तक है तो उसका हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत की पुस्तक है तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी का कोई पद्य है तो पद्य का अनुवाद करना है, तो उससे क्या होगा कि अनुवाद के महत्व के कारण केवल और केवल जो शिक्षण है वो नीरसता को जन्म देगा और छात्र भी निष्क्रिय हो जाएंगे। ये हमारी आज की संस्कृत की जो परंपरागत विधियाँ थी उसके अंतर्गत पहली हमने पढ़ी है पाठशाला विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी है भंडारकर विधि, और तीसरी विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे जो हमारी आधुनिक संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, उन विधियों को हम हमारी अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।